मुफरा बुरी तरह से सटपटाने लगी थी। वो पूरी शिद्दत से उसके लबों का जाम पी रहा था। मुफरा की सांसें उखड़ने लगी थी। कारिब खान की शिद्दत सहना उसके बस की बात नहीं थी। कारिब उससे अलग हुआ तो तकिए पर सर गिराती गहरे गहरे सांस लेने लगी। मुफरा के मुंह में सिगरेट का जायका घुल गया था। वो बुरा सा मुंह बनाती अपने लबों को साफ करने लगी। कारिब खान का धीमा कहका कमरे में गूंजा। फिर से करें? कारिब ने शरारती लहजे में पूछा। नहीं, पहले शॉवर लेकर आए और ब्रश भी करके आना, वो रूहान से अंदाज में बोली थी। मेरी जान, शॉवर तो मैं लेने जा ही रहा हूँ, लेकिन अभी हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाहर पीछे करता नरमी से बोला था। मुफरा खान ने बेबसी से उसकी जानिब देखा था। कारिब, वो बेबसी की इंतहा पर थी। मुफरा, मत करो, ऐसे मुझे तकलीफ हो रही है। कारिब खान ने उसके माथे पर अपना माथा टिकाया था। मुफरा की आंखों से मोती निकल कर बालों में जज्ब हो गया था। ऐसा नहीं करती, आप जाए, शॉवर लेकर आए। मुफरा ने खुद पर काबू पाते हुए आंखें दिखाई थी। लड़कियां मरती हैं स्मेल पे, जिसे तुम बुदबू कह रही हो। कारिब ने ठंडी आह भरी थी। आपको बड़ा पता है लड़कियों के बारे में, वो तीखे लहजे में बोली थी। और कारिब को अपनी शामत आती हुई महसूस हुई तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ था। जाना, तुम रेस्ट करो, मैं अभी शॉवर लेकर आया। वो शिद्दत से उसके लब छूकर वॉशरूम में घुस गया था। उसके जाते ही मुफरा खान के लबों पर मुस्कान सी आ गई थी। राबिया बेगम को बुखार था। वो कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। चेहरे पर बाजू रखा हुआ था। इशरा की हालत फरहत बेगम का बुरा सलूक उन्हें बहुत तकलीफ देता था। उन्होंने आज तक फरहत बेगम को पलटकर जवाब नहीं दिया था। जब उन्हें हामिदुल्लाह खान से मोहब्बत हुई तो वो साथ ही छोड़ गया। उनकी जिंदगी में सिर्फ 12 साल हसीन थे जो उनके माँ बाप के साथ गुजरे। राबिया अनम को आज शिद्दत से हामिदुल्लाह खान की याद आ रही थी। आंखों के गोशे भीग रहे थे। आंखों के सामने वो मंजर लहराया जिसमें हामिदुल्लाह खान ने पहली बार उन्हें छुआ था। आंसुओं में इजाफा हो रहा था। अनम, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। हामिदुल्लाह खान ने अनम के कमरे में दाखिल होते स्मार्ट लहजे में कहा और उसकी तरफ देखा था। दिसंबर का सर्द महीना था, हीटर बंद था, पूरा कमरा यख ठंडा था। अनम कंफर्टर पीछे करती उठी। उसका वजूद हाँप रहा था, नाक और रुखसार सुर्ख हो रहे थे। उसने हाथ की पुश से नम आंखें साफ की और आगे बढ़ गई। जिस दिन से हामिदुल्लाह ने उसे डांटा था वो कभी इसके सामने नहीं गई थी। हामिद ने कभी घर से खाना नहीं खाया था और वो इसकी जरूरत का सारा सामान लेकर आता था, मगर वो कुछ खाए या ना खाए इस बात से उसे कोई सरोकार नहीं था। तुम्हें बुखार है? वो उसके करीब से गुजरने लगी कि हामिदुल्लाह खान ने उसकी कलाई पकड़ कर रोका और उसका वजूद यह ठंडा था। नहीं, वो बिना उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। हामिदुल्लाह खान ने उसके रुखसार को छुआ। बुखार तो नहीं है। उसके लाल सुर्ख गाल देखकर हैरान हुआ था। बुखार में बदन गर्म होता है, जबकि इसका बदन ठंडा था। वो मजीद कुछ बोलता, राबिया बेगम चकराते सर को थाम कर बेड पर बैठ गई। अनम, हामिदुल्लाह खान जल्दी से उसके करीब हुआ। अनम ने सुर्ख निगाहों से उसे देखा और एकदम बेहोश होती बेड पर ढेर हो गई। अनम, हामिदुल्लाह खान परेशान हुआ था। उसने जल्दी से उसे उठाकर सीधा लेटाया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे। पानी के छींटों से अनम ने जल्दी से आंखें मीची थी। संभव मुश्किल आंखें खोली और हामिद को देखा। हामिदुल्लाह खान ने जल्दी से रूम में हीटर ऑन किया और जेब से फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल की। आधे घंटे बाद डॉक्टर आई और उसने अनम का चेकअप किया। हामिद परेशानी से अनम को देख रहा था। आपने खाना कब खाया था? डॉक्टर ने नरमी से पूछा। अनम ने कर्बजदा निगाहों से डॉक्टर की जानिब देखा। परसों, उसने फकत इतना ही कहा था। हामिदुल्लाह खान शिशिर रह गया था। वो 2 दिन से भूखी थी। भूखे रहने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। उनको सर्दी भी लग रही हुई थी। उनको गर्म अंडा, फ्रूट्स खिलाएं, ये सब बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगाते हुए कहा था। अनम ने आंखें बंद कर ली थी। डॉक्टर बता भी किसे रही थी जिससे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। डॉक्टर चली गई। हामिद किचन में आया, उसके लिए नाश्ता बनाया और कमरे में आया। इंजेक्शन के जेरे सर अनम सो गई थी। हामिद टेबल पर नाश्ता रखता वहीं सोफे पर बैठ गया था। कई घंटे सोने के बाद उसकी आंख खुली। वो नहीं जानती थी कि हामिद कमरे में है। वो मुंह पर कंफर्टर ओढ़े गुटी गुटी आवाज में रो रही थी। उसकी दबी दबी हिचकियां कमरे में गूंज रही थी। हामिदुल्लाह खान सोफे पर नीम दराज था। उसकी हिचकियों की आवाज सुनकर वो सीधा हुआ। वो उठकर अनम के करीब आया।
भारी कदमों की आवाज पर अनम ने जल्दी से सांसें रोककर अपनी हिचकियों पर काबू पाया था। वो हामिदुल्लाह खान के कदमों की आहट पहचान जाती थी। अनम। हामिदुल्लाह खान ने उसके चेहरे पर कंफर्टर हटाया। अनम एकदम से उठकर बैठी थी। बदन बुरी तरह से लर्ज रहा था। मुझे अम्मी के घर जाना है खान, मुझे नहीं रहना यहाँ, वो हिचकियों के दरमियान रोती हुई बोली थी। हामिदुल्लाह खान उसकी हालत देखकर हैरान रह गया था। इतने दिनों से उसकी सुई एक ही बात में अटकी हुई थी। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं खुद रिक्शे में बैठकर चली जाऊंगी, मुझे अम्मी और अब्बा की बहुत याद आती है। वो पोट पोट कर रो रही थी। हामिदुल्लाह खान बस लब पीछे उसे देख रहा था। अच्छा चुप करो, हामिदुल्लाह खान ने बहुत मुश्किल से उसे कहा। नहीं, आप मुझे जाने दे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आप मुझसे बात नहीं करते, वहाँ खाला मुझे हर वक्त डांटती हैं, परतापी मुझे मारती थी। अगर ये बात मेरे अब्बा को पता चल गई तो आप सबकी खैर नहीं है। वो कांपती हुई न जाने क्या क्या बोल रही थी। शायद उसे ये तक याद नहीं था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। चलो। हामिदुल्लाह खान उसकी हालत देखकर बेसाख्ता बोला। राबे चौंकने की बजाय जल्दी से उठी, चप्पल पहनी, चादर ठीक की और उसके साथ कमरे से निकल गई। आज भी वो पिछली सीट पर बैठी थी। हामिदुल्लाह खान ने आज भी उसे साथ बैठने नहीं दिया था। वो पूरे रास्ते रोती रही। बाहर नीम अंधेरा फैल रहा था। हामिदुल्लाह खान की गाड़ी एक कब्रिस्तान के सामने आकर रुकी। अनम और हामिदुल्लाह खान एक साथ गाड़ी से निकले। अनम कब्रिस्तान देखकर लर्ज गई थी। इसी कब्रिस्तान में तो उसके माँ बाप दफन थे। वाह! उसके हलक में आंसुओं का गोला अटक गया। हामिदुल्लाह खान उसका हाथ पकड़े कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। अनम शिद्दत से रोती अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी थी और अनवर हयात की कब्र के करीब आकर टूट टूट कर रोती नीचे बैठ गई थी। हामिदुल्लाह खान आगे बढ़ा और स्पाट निगाहों से कब्र की जानिब देख रहा था। अब्बा, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे आपके पास आना है। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। हामिदुल्लाह खान फातिहा के लिए हाथ उठाए स्पाट निगाहों से कब्र की जानिब देखता दुआ मांगने लगा था। अनम साथ वाली कब्र की तरफ देखती अपनी अम्मी को भी पुकारने लगी। कितना वक्त गुजर गया, वो ऐसे ही बैठी हिचकियों से रोती उन्हें पुकारती रही और अपने दुख उन्हें सुनाती रही। हामिदुल्लाह खान आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ कर उसे खड़ा करना चाहा। नहीं खान, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपनी अम्मी और अब्बा के पास रहूंगी। वो शिद्दत करियर से रोती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अनम, वेक अप। वो अपने अंदर उठते जलाल पर काबू पाता नरम लहजे में उसे बोला था। अनम ने फूट फूट कर रोते अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अब्बा के पास रहना है, छोड़ो मुझे। उसकी जुबान पर बस एक ही रट थी। हामिदुल्लाह खान ने गुस्से से उसकी कलाई जकड़ कर एक झटके से उसे खड़ा किया और लंबे लंबे कदम उठाता बाहर की जानिब बढ़ा। वो कटी ढाल की तरह शिद्दत से ऊंची ऊंची रोती हुई उसके साथ घसीटती चली गई। पूरे रास्ते अनम उसी तरह रोती बिलकती रही। हामिद ने एक जगह गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर उसे लॉक करता सीधा होटल में चलाया। उसने अनम के लिए खाना पैक करवाया और वापस गाड़ी में आकर बैठा। शदीद सर्दी के बायस अनम थर थर कांपती बेहोशी में चली गई थी। हामिद उसे लेकर घर आया और अभी एक कदम चल भी नहीं पा रही थी कि हामिद ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में लाते बेड पर मुंतकिल किया। वो किचन में आया, खाना निकालकर वापस कमरे में और ट्रे साइड टेबल पर रखा था। अनम, खाना खाओ, उसे संजीदगी से हुक्म दिया था। अनम ने आंखें तक नहीं खोली थी। हामिद ने उसकी कमर में हाथ डालकर एक ही झटके में उसे बिठाया और उसके सामने बैठकर खाने की ट्रे रखता नवाले बनाकर उसके मुंह में डालने लगा। अनम बुरी तरह से रोती उसके खौफ से खाना खाने लगी थी। हामिद ने ट्रे वापस साइड टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। अनम थर थर कांपती फिर से लेट गई थी। हामिद ने कंफर्टर उसके नाजुक वजूद पर ओढ़ा और सोफे पर पुरजमान हो चुका था। रात बीत रही थी और अनम का वजूद सर्दी से थर थर कांप रहा था। डांडों का आपस में टकराव कमरे में शोर पैदा कर रहा था। हामिदुल्लाह खान उठा और उसके करीब आया। वो नींद बेहोशी में थर थर कांप रही थी। हामिद जल्दी से कबर्ड की जानिब बढ़ा और एक और कंबल निकालकर उसके ऊपर ओढ़ा दिया। उसकी लड़जाहट में कोई फर्क नहीं आया था। डॉक्टर कहकर गई थी कि उसे ठंड लग रही है। हामिदुल्लाह खान कितनी देर तक खड़ा स्पाट निगाहों से बस उसे देखता रहा। वक्फे वक्फे से राबिया की सांसें भी उखड़ रही थी। हामिद चाहकर भी उसके करीब नहीं हो पा रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हामिदुल्लाह खान के अंदर उसके लिए कोई भी जज्बा पैदा नहीं हो रहा था। राबिया की हालत खराब से खराब तर होती जा रही थी। सांसें बंद होने लगी थी। वो खामोश खड़ा बस उसे ही देख रहा था। अब अब्बा। एकदम उसने हिचकी लेते हुए अब्बा को पुकारा और अपनी गर्दन दबोचे लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश कर रही थी। हामिदुल्लाह खान उसकी बिगड़ती हालत देखकर जल्दी से बेड पर उसके करीब बैठा था। अनम,
उसे अनम की हथेली रब करते बेतासुर लहजे में से पुकारा। अनम के हाथ यख ठंडे थे। हामिद ने उसके पैरों से कंबल हटाकर उसके तलवों पर हाथ रगड़ने शुरू कर दिए। वो दम तोड़ रही थी। हामिद के सुलगते हाथ भी उसे राहत नहीं पहुंचा रहे थे। हामिदुल्लाह खान फिर से उसके हाथ पकड़कर हथेलियां रब करने लगा था। अनम की सांसें बिल्कुल बंद हो गई थी। हामिदुल्लाह खान तेजी से उसके चेहरे पर झुका, उसके लबों पर काबज हो गया, अपनी गर्म सुलगती सांसें उसके अंदर उतारने लगा था। अनम की रुकी हुई सांसें बहाल होने लगी और उसकी सांसों में लंबे लंबे सांस लेने लगी। जैसे उसकी सांसें बहाल हुई, हामिदुल्लाह खान एक झटके से उससे दूर हुआ। आंखें एक बेयकीनी से फट सी गई थी। दिमाग सुन्न हो गया था। मजीद चंद सेकंड गुजरे, फिर से अनम की हालत बिगड़ने लगी। हामिदुल्लाह खान लाल सुलग अंगारा आंखों से उसे देख रहा था। अनम फिर से दम तोड़ने लगी थी। उसकी हालत देखकर भी साकित था। वो मरने के मुकाम पर थी और हामिदुल्लाह खान बेरहम बना उसे देख रहा था। अनम ने लंबी सांस ली और हामिद खान का सकता टूटा। वो एक झटके में शर्ट उतारकर उसके ऊपर आया था। उसने अनम के लबों को अपनी कैद में लिया और उसे मस्तूई सांसें देने लगा। अनम की आंखों के गोशे भीगने लगे थे। अनम ने नींदबा आंखें खोली। हामिद को अपने लबों पर झुका देखकर उसने पूरी कुव्वत लगाकर उसे कंधों से पकड़कर धक्का देने की कोशिश की थी। वो सुर्ख निगाहों से उसे देखता उसके दोनों हाथ कैद कर चुका था। अनम जिटपिटाई थी। हामिद उसकी गर्दन पर झुकता अपनी गर्म सुलगते लबों का लम्स छोड़ने लगा था। वो तड़प रही थी, अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हामिद की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही थी। वो उसे हर पर्दे से आजाद करता उसकी रानाइयों में अपना लम्स छोड़ने लगा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख और वजूद तप कर अंगारा हो रहा था। अनम की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। हामिदुल्लाह खान उसके अंदर समाता चला गया। वो दर्द से दोहरी होने लगी। हामिद उसके रुखसार से लाता नरमी से उसके लबों पर अपने लब रख गया। अनम थोड़ी सी बेहतर हुई तो बहुत नरमी से उसके वजूद में हरकत करने लगा। वो बहुत नाजुक थी और हामिदुल्लाह खान को सहना उसके बस की बात नहीं थी। वो बहुत नरमी बरत रहा था, फिर भी वो फूट फूट कर रो रही थी। वक्त गुजर रहा था और हामिदुल्लाह खान उसके वजूद से अलग हुआ और बहुत नरमी से उसके माथे पर लब रखते तकिए पर डेर होता लाल सुर्ख निगाहों से किसी गैर मरे नुक्ते को घूरने लगा। आज बेवफाई पर मोहर सख्त कर दी गई थी। आज उसने हीरा खान के अलावा एक दूसरे वजूद पर अपना लम्स बिखेर दिया था। अनम का वजूद गर्म हो गया था। वो चंद ही पल में गहरी नींद सो गई थी। हामिद ने उसकी तरफ देखा, वो सो रही थी। हामिद ने उसके वजूद पर कंबल उड़ाया और उठकर वॉशरूम में चला गया। वो शॉवर ऑन करता यख ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। 3 साल होने वाले थे। इन 3 सालों में ऐसी कौन सी जगह थी जहां उसने अपनी बीवी और बच्चों को ना ढूंढा हो। आज अनम के वजूद में समाते उसे हीरा खान याद आई थी। आंखों से आंसू निकलकर पानी के साथ बहने लगे थे। सुबह अनम की आंख खुली और वो गायब दिमागी से उठकर बैठी। उसका वजूद बेपर्दा था। एकदम खौफ वजूद में सराहत करने लगा। उसकी सांसें सीने में अटक गई। एकदम उसकी आंखों के सामने रात का मंजर लहराया। उसे बेड की दूसरी जानिब देखा। हामिदुल्लाह खान वहां नहीं था। उसे कांपते हाथों से कपड़े पहने और उठकर वॉशरूम में आई। उसके वजूद में शदीद दर्द उठ रहा था। चलना मुश्किल हो रहा था। वो कपड़े लिए बिना ही वॉशरूम में आ गई और उसे शॉवर लेकर अपने वजूद पर तौलिया लपेटा और कमरे में आई थी। वो अलमारी खोलकर अपने लिए कपड़े निकालने लगी। इतने में हामिद कमरे में दाखिल हुआ था। अलम को तौलिए में देखकर वो एक पल के लिए रुका और फिर गहरा सांस भरकर टेबल पर नाश्ता रखता वहां से निकल गया था। अनम उसे यूं आते और जाते देख खौफ से लर्ज गई थी। मजीद 2 महीने गुजर गए थे। उन दोनों में बातचीत बंद थी। पिछले कुछ दिनों से राबिया की तबीयत खराब रहने लगी थी। बार बार अबकाइयां आना, खाना शुरू करते ही छोड़ देना, सर का चकराना। इसे देखकर हामिद ने डॉक्टर को बुलाया, जिसने खुशखबरी सुनाई। अनम तो सदमे में चली गई, जबकि हामिदुल्लाह खान बेयकीनी और सकते के आलम में डॉक्टर को देखता रह गया था। उसे हीरा खान याद आई थी। शादी की पहली रात जब वो और हीरा खान एक हुए थे, ठीक उसी तरह 2 महीने बाद उन्हें अली की खुशखबरी सुना दी गई थी। उस वक्त वो खुशी से पागल हो गया था और आज सकते के आलम में खड़ा डॉक्टर को देखता रह गया था। खुशी का तो जैसे उससे कोई वास्ता ही नहीं था। खान मेंशन का गेट खुला। कारिब खान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। उफरा बेयकीनी से मुंह खोले खान मेंशन को देख रही थी। अल्लाह, मैं मर गई। वो हर चीज को बेयकीनी से देखती बुड़बुड़ाई थी। अल्लाह, तुम क्यों मर गई? कारिब ने उसी के अंदाज में पूछा। देखे ना खान मेंशन कितना बड़ा और कितना प्यारा है। सोचे बाहर से ऐसा है तो अंदर से कैसा होगा। वो एक्साइटेड होती हुई बोली थी। ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। कारिब ने कार पोर्च में खड़ी गाड़ी रोकी और बाहर निकला। उफरा गाड़ी से बाहर निकलती हर चीज को बहुत शौक से देख रही थी।
جاؤ اپنا اور ارحب کا خیال رکھنا۔ قارب نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ارحب اسے تھماتا ہوا بولا تھا، آپ اندر نہیں آئیں گے کیا؟ خوفنا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم جاؤ، جب صنم راضی ہو جائے گی پھر میں بھی اندر آؤں گا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ اوکے، وہ اداسی سے کہتی ہوئی ارحب کو اٹھائے لاؤنج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وفرا، قارب نے پیچھے سے پکارا تھا۔ جی؟ وہ جلدی سے پلٹی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ بار بار ایک ہی بات بول رہا تھا۔ وفرا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاؤ، قارب نے آہستہ سے کہا، پھر مسکرا کر اسے دیکھتی اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ قارب گاڑی میں بیٹھا اور ڈش بورڈ سے فون اٹھا کر زرار خان کو ایک چھوٹا سا میسج کیا اور پھر وہاں سے وہ نکل گیا تھا۔ وفرا لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سنم؟ اسے خوشی سے چہکتے اونچی آواز میں سنم کو پکارا تھا۔ سنم؟ زرنم کے کپڑے بدل رہی تھی۔ زرار خان آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سنم کے ساتھ ساتھ زرار خان بھی چونکا تھا۔ مفرا؟ سنم نے مفرا کی آواز سنتے بے یقینی سے اس کا نام لیا تھا۔ وہ زرنم کو بغیر کپڑے پہنائے جلدی سی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ سنم؟ زرنم کو کب؟ زرار خان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زرار خان نے بے بسی سے زرنم کی طرف دیکھا جو اپنا ننھا سا پورا ہاتھ منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بیٹھ کے قریب آیا اور زرنم کو کپڑے پہنانے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی سے بلند آواز میں چیخی تھی۔ ان کی چیخ سن کر اندر زرار کا دل جیسے دہل سا گیا تھا اور زرنم کانپی تھی۔ اب تو اللہ ہی رحم کرے۔ اسے بڑبڑاتے ہوئے زرنم کو اٹھایا اور سینے سے لگاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وفرا؟ سنم چیختے ہوئے بھاگ کر اس کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ وفرا نے بھی ارحب کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی۔ درمیان میں ارحب تھا۔ یکدم اس کی باریک سی آواز گونجی۔ سنم جلدی سے اس سے الگ ہوئی۔ زرار خان نے دونوں کو افسوس سے دیکھا تھا۔ آپ موفی، یہ کتنا پیارا ہے نا؟ سنم ارحب کو اٹھاتی چٹ چٹ اس کے گال چومنے لگی۔ ارحب بس روئے ہی جا رہا تھا۔ الے میلا بیبی، روتے نہیں ہیں؟ سنم اسے سینے سے لگاتے جھلاتی پیار سے پچکارنے لگی تھی۔ وفرا نے زرار خان کی طرف دیکھا اور آگے بڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ وفرا نے دھیرے سے سلام کیا۔ زرار خان نے اس کے خوبصورت معصوم چہرے کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، زرار خان نے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا اور سنم کی طرف دیکھا۔ اس کے اتنے روکھے سوکھے جواب پر وفرا نے بری سی شکل بنا کر اس سے زرنم کو لیا تھا۔ زرنم خان باپ سے الگ ہوتے ہی حلق پھاڑنے لگی تھی۔ وفرا خان کے آتے ہی گھر میں ایک جیسے طوفان سا آ گیا تھا۔ زرنم زرار کی طرف لپک رہی تھی اور وفرا نے زرنم کو گھورتے اسے زرار خان کے حوالے کیا تھا۔ ارحب خاموش ہو گیا تھا۔ سنم، زرنم کو سنبھالو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ زرار خان نے نرمی سے سنم کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ میں نے ناشتہ بنایا، آپ ناشتہ کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ سنم نے اسے اپنی آنکھیں دکھائی تھی۔ میرے پاس ٹائم، آ جائیں آ جائیں۔ وہ ارحب کو اٹھائی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ زرار خان نے مفرا کو گھورا اور مفرا خان نے اس کے اسی انداز میں اسے گھور کر دیکھا تھا اور وہ زرنم کو اٹھائے وہیں کھڑا تھا اور مفرا میڈم سنم کے پیچھے آتی ڈائننگ ٹیبل پر برجمان ہو گئی تھی۔ زرار خان سربراہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ زرنم ٹیبل پر بڑے بڑے برتنوں کی طرف لپک رہی تھی۔ ملازمہ نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور سنم خان ایک مالکن کی طرح تمیز کے دائرے میں رہتے اسے حکم دے رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ ارحب کو تھپک رہی تھی۔ مفرا اور زرار خان بلا وجہ وقفے سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ مفی، تم آرام سے ناشتہ کرو، ارحب میرے پاس ہی رہے گا۔ وہ مفرا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں میرا بچہ، اسے تم ہی سنبھالو، میں یہاں آرام کرنے اور اپنی بہو سے ملنے آئی ہوں۔ مفرا خان نے مسکرا کر کہتے لاڈ سے سنم کا گال کھینچا تھا۔ بہو کا سن کر سنم کا خوشی سے جیسے خوشی پھیل گئی تھی، جبکہ زرار خان کے سر پر لگی اور تلبوں پر بچی تھی۔ اسے خونخوار نگاہوں سے مفرا کو دیکھا۔ مفرا خان کو اس کی آنکھوں کی سرخی سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ زرار خان سرخ چہرہ لیے بنا ناشتہ کیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مفرا نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ زر، ناشتہ تو کر لینا، سنم نے بے بسی سے کہا تھا۔ زرار خان نے زرنم کو ملازمہ کے حوالے کیا اور سنم کی طرف دیکھا۔ ایسے بھوکے جائیں گے تو میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی۔
وہ خفگی سے بولی تھی۔ زرار خان نے اپنے اندر اترے اشتعال پر قابو پانے کے لیے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور واپس وہیں کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے جوس کا گلاس بھرا اور لبوں سے لگایا تھا۔ مفرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ بریڈ پر جیم لگا کر صنم کے لبوں کے قریب کیا۔ صنم اس سے باتیں کرتی بیڈ کا بائٹ لیتی مفرا کا بچا ہوا جوس اٹھا کر پینے لگی تھی۔ زرار خان نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ زرار خان نے چند زہر مار نوالے کھائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ، اس سے جھک کر صنم کے سر پر لب رکھے اور وہاں سے نکل گیا۔ مفرا خان اور صنم خان ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ زرار خان نے گاڑی میں بیٹھ کر فون دیکھا۔ اسکرین پر ان نون نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ اسے اسکرین پر ہاتھ لگایا۔ قارب خان کا پیغام سامنے تھا۔ چند دن کے لیے میری بیوی امانت کے طور پر آپ کے حوالے ہے۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آتے ہی اپنی بیوی کو لے جاؤں گا، اور ہاں، کچھ بھی ہو جائے آپ اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے اور نہ ہی اسے کسی باہر کے انسان سے ملنے دیں گے۔ اللہ حافظ۔ قارب خان اس کا میسج پڑھ کر زرار خان حیران ہوا تھا۔ کیا مفرا اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھی جو اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا؟ اسے گاڑی سٹارٹ کی اور انہیں سوچوں میں آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ عشرا کی آنکھ شیر خان کے رونے پر کھلی تھی۔ وہ کروٹ نہیں بدل سکتی تھی۔ وہ چٹ لیٹ کر اس کی کمر بری طرح سے دکھنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کمر میں زخم ہو گئے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ایسے ہی تو لیٹی رہتی تھی۔ اسے نیند سے بڑی آنکھیں کھولی۔ قارب شیر کے کپڑے بدل رہا تھا۔ وہ کتنی دیر تک آنکھیں کھولے چھت کو دیکھتی رہی، پھر کوہنیوں کے بل اٹھی تھی۔ نیک پریس کی وجہ سے وہ گردن گھما کر ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ قارب سامنے ہی صوفے پر بیٹھ کر شیر کے کپڑے بدل رہا تھا اور شیر بری طرح سے رو رہا تھا۔ عشرا خان کی آنکھیں اسپاٹ تھی۔ ایک ہفتہ 2 دن ہو گئے تھے۔ عشرا خان نے اپنے بیٹے کو چھوا تک نہیں تھا۔ قارب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی۔ عشرا شیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قارب نے اسے کپڑے پہنا کر اٹھایا اور اٹھ کر بیڈ کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیر کو عشرا کے قریب کرتا، وہ سختی سے لب پینچ کر پھر سے لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ قارب خان کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ شیر کو ہاتھ نہ لگائے، اور آج جب اسے شیر کو نظر انداز کرتی تھی تو دل تڑپ سا جاتا تھا۔ عشرا، قارب نے نرمی سے اسے پکارا تھا۔ وہ ایک بار شیر کو چھوئے، مگر عشرا خان بھی قارب خان کی طرح انتہا کی ضدی تھی۔ قارب کتنی دیر تک کھڑا رہا؟ شیر بس روئے جا رہا تھا۔ قارب اسے کندھوں سے لگا کر تپ تپاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عشرا خان نے آنکھیں کھولی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر لہرا رہے تھے جس میں قارب اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنوں کے برے لہجے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، کوئی اس ٹائم عشرا خان سے پوچھتا۔ روبیشا شام کا کھانا بنا رہی تھی۔ کل سے زارون نے ایک ملازمہ بھی ہائر کر لی تھی، مگر روبیشا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کھانا خود بنائے گی۔ میم، ملازمہ کچن میں داخل ہوئی اور روبیشا کو پکارا۔ روبیشا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی، سر سے ملنے کوئی خاتون آئی ہے، ملازمہ نے نہایت ادب سے اس سے کہا تھا۔ خاتون؟ روبیشا خان ایک دم سے حیران ہوئی تھی۔ اچھا، آپ نے بتائے، میں آتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے چولہا بند کرتی، اپنا دوپٹہ درست کرتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم۔ روبیشا خان نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دھیرے سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی نے اسے اپنے انداز میں جواب دیا تھا۔ روبیشا کو ملازمہ پر افسوس ہوا جو اتنی خوبصورت لڑکی خاتون کہہ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ روبیشا نے صوفے پر بیٹھتے نرمی سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آئی ایم ڈاکٹر الوینا۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تو کہ روبیشا ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر الوینا بھی اسے دیکھ کر جیسے ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اصل میں زارون سے ملنے آئی تھی، وہ ہے گھر پر؟ ڈاکٹر الوینا نے مسکرا کر پوچھا تھا، جبکہ روبیشا خان کا خون جیسے ایک دم سے کھولنے لگا تھا۔ جی نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے۔ روبیشا خان نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ او اچھا، ویسے کب تک آئیں گے؟ ڈاکٹر الوینا اپنے دل موا لینے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ 1-2 گھنٹے تک آ جائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات 12-1 بجے۔ اسے زبردستی مسکراتے ہوئے صاف صاف جھوٹ بولا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ نہیں چاہتی تھی کہ الوینا زارون خان سے ملے۔ او، اس نے افسوس سے کہا اور بولی، چلے کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ مسکرا کر عام سے انداز میں وہ بولی تھی۔ روبیشا خان کے جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے خون خوار نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ ویسے آپ کون ہیں؟
डॉक्टर अलवीना ने मुस्कुराकर सवाल किया, जिसे सुनकर रुबीशा खान का चेहरा लाल सुर्ख हुआ। उसका दिल किया कि उठकर चुड़ैल का मुंह नोच ले। मैं यहाँ काम करने वाली हूँ, वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ एक एक लफ्ज चबाती दांत पीस कर बोली थी। डॉक्टर अलवीना का मुंह बेयकीनी से खुल गया। वो रुबीशा खान को देखकर हक्का बक्का रह गई। इंतहा की खूबसूरत बड़ी बड़ी सब्ज आंखें, खूबसूरत नाक, गुलाबी बड़े बड़े होंठ, गुलाबी सफेद रंगत, ब्रांडेड लिबास। क्या मुलाजमाएं ऐसी होती हैं? मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो शोले बरसाती निगाहों से घूरती उठकर कमरे से निकल गई। डॉक्टर अलवीना तो अभी तक सदमे की कैफियत में थी। मुलाजमा ऐसी थी, फिर मालकिन कैसी होगी, सोच कर रह गई थी। और रुबीशा किचन में अपने अंदर का सारा गुस्सा उन बेजान बर्तनों पर निकालने लगी थी। वैसे आप कौन है? आई बड़ी मुझसे पूछने वाली कि मैं कौन हूँ? चुड़ैल कहीं की, मेरे शौहर पर डोरे डालती है। तेरी तो मैं। वो हाथ में पकड़ी छुरी पर पकड़ मजबूत करती दांत किचकिचा कर बोल रही थी, जबकि छुरी के नीचे डॉक्टर अलवीना की जैसे गर्दन हो। मजीद कुछ ही देर गुजरी, लॉन से जरून खान के भारी कदमों की आवाज आई थी। रुबीशा खान ने हाथ में पकड़ा खाली कप जोर से स्लिप पर पटका और किचन से बाहर निकली थी। उसे देखकर जरून खान मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आया और सीने से लगाया। रुबीशा खान ने उसके गिर्द हिसार बनाने के बजाय उसे खुद से दूर करते शोला बार निगाहों से उसे घूरा था। ये क्या तरीका है रूबी? जरून खान ने सर्द लहजे में इस्तफार किया था। बताती हूँ, पहले अपने उस एलोवेरा से तो मिल लो जो तुम्हारी राह में आंखें बिछाए बैठी है। वो दबी दबी आवाज में गोराई थी। जरून खान को शदीद हैरत का झटका लगा। एलोवेरा? कौन एलोवेरा? वो हैरत से उसकी आंखों में देख रहा था। रुबीशा का दिल किया कि उसका सर फाड़ दे। वही जो तुम्हें लंदन में कॉल्स पर कॉल्स करती थी, उसका मीटर पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका था। जरून खान ने पहले तो उसे नासमझी से देखा और फिर अचानक से डॉक्टर अलवीना का ख्याल आया था। डॉक्टर अलवीना आई है? जरून खान ने हैरत से सवाल किया। रुबीशा खान ने खूनखार निगाहों से उसे देखा और पैर पटकती किचन में चली गई। जरून उसके अंदाज को देखकर हैरान हुआ था। वो ड्राइंग रूम में चला गया। रुबीशा बुड़बुड़ाती हुई चाय के साथ कुछ लवाजमात सजाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। जरून खान डॉक्टर अलवीना के साथ किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। फिर जैसे उसकी नजर रुबीशा पर पड़ी, वो एकदम से सीधा हुआ। हंसी को ब्रेक लगी थी। रुबीशा खान पूर्ण अशाम निगाहों से उसे देख रही थी। तो अब तुम हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं करोगे? डॉक्टर अलवीना ने उदासी से पूछा था। हाँ कुक। जरून खान की बात पूरी होने से पहले रुबीशा बोल पड़ी थी। नहीं, जरून के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो ऑफिस के अलावा कोई और काम कर सके। रुबीशा ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लोगों पर सजाकर डॉक्टर अलवीना की जानिब चाय का कप बढ़वाया था। डॉक्टर अलवीना ने शदीद नागवारी से उसकी जानिब देखा था। मिस, आपसे नहीं, आपके बॉस से मुखातिब हूँ, आप अपना काम करें ना। डॉक्टर अलवीना ने गुस्से से कहा। जरून ने सर्द स्पार्ट निगाहों से डॉक्टर अलवीना की तरफ देखा। रुबीशा का चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। उसे जरून की तरफ देखा, जो कि सर्द निगाहों से डॉक्टर अलवीना की तरफ देख रहा था। आई एम सॉरी मैम, प्लीज कैरी ऑन। वो सुर्ख चेहरा लिए माजरत करते वाले अंदाज में सर झुकाकर बोली थी। डॉक्टर अलवीना ने रुबीशा के हाथ से चाय का कप लिया और नखोद से सर झटका था। रुबीशा बिना जरून की तरफ देखे बाहर की जानिब पड़ी थी। रूबी रुको। जरून खान ने सर्द लहजे में उसे रोका था। रुबीशा खान रुक गई थी। जरून उठा और रुबीशा के करीब आया। जरून खान ने उसका हाथ पकड़ा और सोफे के करीब आते उसे अपने साथ सोफे पर बिठाया था। रुबीशा की आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें रोकने के चक्कर में उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। डॉक्टर अलवीना, ये रुबीशा जरून खान है, मेरी खूबसूरत बीवी। जरून खान ने उसके गिर्द बाजू का हल्का बनाते एक एक लफ्ज पर जोर दिया था। डॉक्टर अलवीना को 440 वॉट का झटका लगा था। ये तुम्हारी बीवी है? वो बेयकीनी से रुबीशा को देखती उठ खड़ी हुई थी। हाँ, ये मेरी बीवी है, मेरी खूबसूरत महबूब बीवी। जरून खान ने नर्म निगाहों से रुबीशा खान की तरफ देखा था। रुबीशा निगाहें झुका गई थी, लेकिन डॉक्टर अलवीना अभी तक कुछ मुजस्समे की तरह खड़ी उन्हें देख रही थी। लेकिन कुछ नहीं। अगर मेरी बीवी ने कह दिया कि मैं दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं करूंगा, तो मतलब नहीं करूंगा ना। जरून खान ने डॉक्टर अलवीना की तरफ देखते सादगी से जवाब दिया था। रुबीशा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। वो उलझी उलझी सी लग रही थी। कौन सी बात? जरून और रुबीशा सवालिया निगाहों से उसे देख रहे थे। तुम कह रहे हो तुम्हारी बीवी है,
जबकि इसने कहा ये तुम्हारी मेड है। वो झट से बोली थी। जरून ने उसकी बात सुनकर रुबीशा की तरफ देखा। रुबीशा खान बुड़बुड़ा कर निगाहें चुरा गई थी। जरून खान को अब डॉक्टर अलवीना का रूखा मिजाज समझ आया था। डॉक्टर अलवीना, अभी आपने शादी नहीं की, जब कर लेंगी ना फिर आपको समझ आएगी मेरी पोजेसिव बीवी ऐसा क्यों कह रही थी। जरून खान मुस्कुरा कर नरमी से बोला था। डॉक्टर अलवीना को हैरत का एक और झटका लगा था, जबकि उसका जवाब सुनकर रुबीशा खान के लब खूबसूरत मुस्कान में ढले थे। उसके बाद डॉक्टर अलवीना के सर के ऊपर से गुजरी थी कि जरून, मैं फिर चलती हूँ। वो भी किसी मुस्कान लिए लबों पर सजाए उठी और अपना पर्स थामे बाहर की जानिब बढ़ गई थी। जरून खान ने आंखें सुकेट कर रुबीशा खान की जानिब देखा था। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? हमेशा की तरह उसे अपने लैब पर वो बिठा चुका था। तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? वो उल्टा उस पर चढ़ दौड़ी थी। वो इसलिए कि हमारी काम के अलावा कभी किसी मौजू पर बात ही नहीं हुई। जरून खान ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखते उसे अपने करीब किया और उसके बालों में चेहरा छुपाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। रुबीशा ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा। पानी लेकर आऊं? रुबीशा उसके लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती घबरा कर बोली थी। जरून खान ने उसके कान में सरगोशी करते कान की लो अपने दहते लबों में दबाई थी। आई लव यू रूबी, उसने रुबीशा के लबों पर अपने लब रखते बहके अंदाज में कहा था। जरून प्लीज अभी शुरू मत हो जाना, फिर तुम पूरी रात जगोटा जिन की तरह चिमटे रहते हो। रुबीशा रूहान सी हो गई थी और इस पूरी रात में मुझसे ज्यादा पॉजेसिव कौन होता है ये भी वाजिया कर दे मैडम। उसने रुबीशा का दुपट्टा उतार कर सोफे पर रखा था। जब तुम पूरी रात मुझे हलकान करोगे तो बदले में मैं भी तो कुछ करूंगी ना, उसने गुस्से से कहा था। जरून खान मुस्कुराया था। उसे रुबीशा को अपनी बाहों में उठाया और कमरे की जानिब बढ़ा था। जरून, मैं बता रही हूँ, मैं आज कुछ नहीं करने वाली। उसके कंधों पर मुक्के बरसाती अभी से हलकान होने लगी थी। रोक सकते हो तो फिर रोक लो, उसने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा और रुबीशा का खून जैसे एकदम से खौल उठा था। अल्लाह मोरे, कहाँ फंसा दिया मुझे। जब कोई चारा ना चला वो ऊंची ऊंची आवाज में मोरे को दहाइयां देने लगी, बुलाने लगी। जरून खान का कहका बुलंद हुआ था। वो चलिए सीधा वॉशरूम में आया और शॉवर ऑन करते उसे नीचे खड़ा हो गया। पानी ठंडा हो रुबीशा के वजूद पर जैसे एक कपकपी सी तारी हुई थी। जारून, उसने जारून की शर्ट जगड़ी। जारून खान ने उसकी चुटिया में मुकीद बाल खोले और उन्हें गति से दबोच कर उसके लबों पर झुक चुका था। आगे का सीन आप व्हाट्सएप चैनल पर देख सकते हैं। फाइक इब्राहिम महरोज की गर्दन पर लब रख रहा था। तुम जो मर्जी कर लो, मैं साथ ही जाऊंगी, महरोज ने जिद्दी अंदाज में कहा था। चलने के काबिल छोड़ूंगा तो साथ जाओगी ना? उसकी शाहरत पर अपने दांत गाड़ गया था। महरोज ने हाथ फूला रखते उसके नाजुक वजूद पर घुटना मारा था और अपने नाजुक वजूद पर हाथ रखता बेड पर गिरता दूसरी पल दोहरा हो गया था और महरोज उठकर बैठी और बाल झटक कर उसे घूरा था। ओवर एक्टिंग बंद करो, इतने जोर से नहीं लगा जितने ड्रामे कर रहे हो, उसे घूरती हुई बोली थी। फाइक ने उसे बाजू से पकड़कर खुद पर गिराया और करवट बदल कर उसे अपने नीचे किया था। तुम जोर से भी मारो तो वो नहीं लगता है, उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला था। फाइक, मैं तुम्हारे साथ ही जा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फाइक ने उसका जबड़ा दबोचा और उसका मुंह खोलकर उसकी जुबान पर काबिज हो चुका था। महरोज ने उसके बाल दबोचे और वो उसकी जुबान पर लम्स करता उसे तमाम पर्दों से आजाद कर रहा था। महरोज की हालत अब गैर होने लगी थी। वो पहले अपना आप छुड़ा रही थी, अब उसका साथ देती उसे पागल करने लगी थी। फाइक इब्राहिम ने सर तक लहाफ ओढ़कर खुद उसमें गुरूब हो गया और पूरी शिद्दत से उसका हिस्सा बन चुका था। उसकी गर्दन पर लम्स बिखेरता अपनी तमाम तर शिद्दतें लुटाने लगा था। दोनों की वजूद नरम पड़ी। फाइक उसकी रनाइयों के दरमियान चेहरा छुपाता सुकून से आंखें मूंद गया था। महरोज के लबों पर खूबसूरत मुस्कान थी। बहुत दिनों बाद फाइक इब्राहिम ने अपना सीप उसके अंदर उतारा था। फाइक ने चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा। दोनों की आंखों के रंग सुर्ख हो रहे थे। मैं साथ जाऊंगी, वो अभी तक वहीं अटकी हुई थी। फाइक ने लब बींच कर उसके बाजू की तरफ देखा, जो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, उसे बेबसी से कहा था और महरोज ने झटके से उसे देखा था। अरे वाह, एक राउंड की जादू ने तो कमाल ही कर दिया, उसने हंसकर कहते फाइक इब्राहिम को चटाचट चूम डाला था। फाइक नाराजगी से बस उसे देख रहा था।
आधे घंटे बाद शॉवर लेकर रेडी हो जा, वरना मेरा इरादा बदल जाएगा, उसने नाराजगी जताने के लिए कहा। और मेरोश खुलकर मुस्कुराई थी। एक साथ शॉवर लें, उसे फाइक के गले में बाहें माल करते बहके हुए अंदाज में कहा था। फाइक इब्राहिम का जैसे एकदम से दिल धड़का था। नेकी और पूछ वो क्या है ना कि मैडम, हमें ठीक 4 बजे निकलना है, और अगर साथ शावर लिया तो सुबह के 4 बज जाएंगे। इससे पहले आप जाएं, फिर मैं। उसे मेरोज को बिठाकर अपने ब्लैक शर्ट उतारते उसे पहनाई और उठकर वॉशरूम में आया था। मेरोज को उस पर टूट कर प्यार आया था। फाइक उसके माथे पर लिप रखता वॉशरूम से निकल गया था। वो दूर हुआ तो मेरोज का दिल जिसे बुरी तरह से धड़का था। वो शोर लेने गई। फाइक इब्राहिम ने अलमारी से उसका सादा सा सूट निकालकर वॉशरूम में आते हैंग किया और बाथटब की तरफ देखा। मेरोज ने उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराया और वॉशरूम से निकल आया था। उससे बाहर निकलकर कबर्ड से वॉशरूम के दरवाजे की चाबी निकाली और आगे बढ़कर दरवाजा लॉक कर दिया था। अब किसी सूरत उसकी जान रिस्क में नहीं डाल सकता था। और अपने कपड़े लेकर साथ वाले कमरे में चला गया। फाइक शॉवर लेकर अभी कमरे में दाखिल हुआ ही था कि मेरोज ने जोर जोर से दरवाजा पीटा था। फाइक, दरवाजा खोलो, वो गुस्से से चिल्लाई थी। सॉरी बेबी, ये दरवाजा तो अब नहीं खुलेगा, उसने बालों में ब्रश करते मजे से कहा था। फाइक, वो दान किचकिचा कर दरवाजा पीटती चिल्लाई थी। फाइक खुद पर परफ्यूम छिड़क कर बेबी कार्ट के करीब आया और आर्यन को उठाया था। इतने में कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थी। भाई, भाभी कहाँ है? उसे कमरे में इधर उधर देखते परेशानी से पूछा था। वो कॉलेज से आकर सो गई थी। मेरोज के चिल्लाने और दरवाजा पीटने पर उसकी आंख खुली थी। फाइक, मेरोज ने फिर से जोर जोर से दरवाजा पीटा था। भाई, अपनी भाभी को वॉशरूम में बंद कर दिया? हमना ने सदमे से पूछा था। हाँ मेरी जान। फाइक इब्राहिम ने आर्यन को प्यार करते वापस बेबी कार्ट में डाला और हमना को सीने से लगाया। लेकिन क्यों? वो परेशान हुई। मेरा बेटा, तुम्हारी भाभी का थोड़ा सा ज़हनी तवाजुन ना हिल चुका है। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसे वॉशरूम में बंद कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगी, उसे फिक्रमंदी से कहा था। क्या? हमना को 440 वॉट का झटका लगा था और मेरोज का पारा एकदम से हाई हो गया था। फाइक, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, खोलो दरवाजा, मेरोज चिल्लाई थी। फाइक ने आर्यन को उठाया और हमना को बाजू के हल्के में लेता कमरे से बाहर निकल गया था। कितनी देर तक भाभी अंदर रहेंगी? हमना को उसकी फिक्र हो रही थी। ज्यादा नहीं, बस आज की रात, उसने सादगी से कहा। रात? उसे बेयकीनी से कहा। हाँ रात, और इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। मामा आते ही महर को बाहर निकाल देंगी, मगर तुमने उन्हें ऐसा नहीं करने देना। वो आर्यन को उसके हवाले करता कमरे का दरवाजा लॉक करता उसे हदायत देने लगा था। मामा कभी भी भाभी को अंदर नहीं रहने देंगी, वो आते ही उन्हें बाहर निकाल देंगी। वो परेशान हुई थी। महर का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसके बदले मैं तुम्हें अलग से गाड़ी लेकर दूंगा। उसे हमना को गाड़ी का लालच दिया और हमना की आंखें एकदम से फैली थी। और हाँ, याद आया, मामा ने मुझसे नोरीज की बात की थी, तुम्हें कैसा लगता है वो? उसने हमना को बाजू के हल्के में लिया और बाहर की जानिब बढ़ते आम से अंदाज में पूछा। नोरेज के नाम पर हमना का दिल जैसे एकदम से बंद हुआ था। ठीक है, उसने थूक निगल कर जवाब दिया था। ठीक है का क्या मतलब है? अगर तुम्हें नोरेज नहीं पसंद है तो मैं मामा को तुम्हारी तरफ से इनकार कर दूंगा, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। हमना सिर पटाई थी। नहीं भाई, मुझे नोरेज पसंद है, वो जल्दी से बोली थी। फाइक इब्राहिम गहरा मुस्कुराया था। मेरा बेटा, पसंद पर किसी का इख्तियार नहीं होता और ना ही कि किसी को पसंद करना बुरी बात है। नोरेज अच्छा लगा है, तुम खुश रहोगी। उसने हमना का सर चूमा। हमना मुस्कुराई। मम्मा और आर्यन का ख्याल रखना, ओके? वो गाड़ी में बैठा और खुदा हाफिज कहता हुआ वहां से निकल गया था। के कहाँ है? फाइक ने कमरे में दाखिल होते संजीदगी से पूछा था। वो तो निकल चुका है, सामने हथियारों से लेस एजेंट 16 ने आम से अंदाज में कहा। फाइक का दिमाग जैसे घूम गया। वो अकेला निकल गया है और तुम सब लोग यहाँ बैठकर उसके मरने का इंतजार कर रहे हो? फाइक दबी दबी आवाज में गुर्राया था। उसकी आंखों में तेज देखकर सबने खामोश रहना ही बेहतर समझा था। आप सब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अब चलो ना। इस बार वो खुद पर काबू खोता चिल्लाया था। मंशा को लेने जो बशिंदे आए थे वो अभी तक उनकी कैद में थे और उनके जरिए स्टॉकर किंग के बहुत से अड्डे तबाह किए गए थे। स्टॉकर के कुत्ते दिन रात निगरानी करते फिर रहे थे और फिर हक और सच उन पर गालिब आ जाता है। जब वो स्टॉकर के अड्डे तबाह करते तब उन्हें लगता इस बार उस तक पहुंच कर रहेंगे।
مگر ہر بار اس کا لک کام کر جاتا۔ قارب خان مفرہ کی حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ جب وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں تھی تو اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اس فساد کی جڑ کو ختم کر کے ہی دم لے گا۔ پشاور کا اندرونی علاقہ جہاں 12 مہینے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، ہر کوئی اس علاقے میں قدم رکھتے ہوئے 100 بار سوچتا تھا۔ پورے علاقے میں ایک عجیب سی حبس اور وحشت بری ہوتی تھی۔ قارب خان عام سادہ سے پٹھانوں والے حلیے میں اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ میں گول گلے والی قمیض پہن رکھی تھی جس کے کف چوڑے اور سخت تھے، کھلے شلوار جو روایتی طور پر کافی کھلی اور گیردار تھی، جو حرکت میں آسانی دیتی تھی۔ قمیض کے اوپر ایک مخصوص قسم کی بند کھلی کی واسکٹ پہن رکھی تھی جس میں دونوں جانب نمایاں جیبیں تھی۔ سر پر روایتی کراکلی ٹوپی پہن رکھی تھی اور شانے پر بھاری اچرک ڈال رکھی تھی۔ پیروں میں روایتی اور مضبوط چمڑے کی بنی ہوئی پشاوری چپل پہن رکھی تھی جو اس کے لباس کو مکمل کر رہی تھی۔ گرے آنکھوں والا خوبصورت پٹھان جہاں سے بھی گزرتا لوگوں کی نظریں اس پر جم سی جاتی۔ وہ قالین بیچ رہا تھا اور اس لباس میں وہ دلوں کے تار چھیڑ رہا تھا۔ بچپن میں وہ ایسے لباس پہنا کرتا تھا، مگر لندن جانے کے بعد یہ لباس جیسے اس کی زندگی میں صرف ایک بچپن کی یاد بن کے رہ گیا تھا۔ وہ ایک ادا سے بازار میں چل رہا تھا اور گرد کے لوگ ستائش بری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس علاقے کا نہیں۔ اس کے خوبصورت بال ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی خوبصورت بڑی بڑی گرے آنکھوں میں ایک حیا تھی جو وہاں آتی جاتی با پردہ عورت کو متاثر کر رہی تھی۔ اس کے کندھے پر بڑے بڑے 2 قالین تھے، شاید وہ انہیں فروخت کرنے جا رہا تھا۔ پورا علاقہ کچا کچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورتیں رک رک کر قالین دیکھتی اور شاید پسند نہ آنے پر آگے بڑھ جاتی۔ اس کے کان میں لگے ایئر پیس میں فائق کو غصے کی اور گالیوں سے بری آوازیں گونج رہی تھی جنہیں سنتے وہ دھیما دھیما مسکرا رہا تھا اور ہر تھوڑی دیر بعد قریب آ کر رکنے والی عورتوں سے پشتوں میں کچھ کہتا جسے سن کر فائق مزید آگ بگولا ہوتا۔ وہ میروش کو واش روم میں قید کر کے آیا تھا کہ کہیں وہ پھر سے یہاں نہ پہنچ جائے۔ وہ سب علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ عورتیں پٹھانوں کے لباس پہنے چہرے پر پلو کیے آتے جاتے لوگوں میں شامل ہو چکی تھی۔ یہ پٹھانوں کا علاقہ تھا اور یہاں چھوٹی سی غلطی سب کی موت کا ساما بن سکتی تھی۔ علاقے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو مشکوک ہوتا۔ قالب قالین اٹھائے چل رہا تھا۔ پیچھے سے ایک بڑا سا ٹرک آیا جو پوری طرح سے کور تھا۔ اندر کیا تھا کیا نہیں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی نظر ہر ایک چیز پر تھی۔ یہ وہی ٹرک تھا جس کی اسے خبر دی گئی تھی۔ شکار مل گیا، اب دیکھنا یہ ہے شکاری شکار پر ٹوٹنے کے لیے کیسے آتے ہیں، اسے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور دوسری طرف فائق کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ سب کا رخ اپنی جانب ہوا، دیکھ کر ان کی جانب آیا تھا۔ ٹرک تھوڑے سے فاصلے پر جا کر رک گیا تھا۔ قارب نے قالین کندھے سے اتارے اور ایک دکان کے باہر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اسی جانب تھی۔ ٹرک کھولا گیا اور اندر سے آم کی بری ہوئی پیٹیاں اتار کر گودام کے اندر لے جانے لگے۔ چند پیٹیاں اتارنے کے بعد گودام کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ کھلا اور ٹرک اندر لے جایا گیا۔ پیچھے سے ایک اور ٹرک آیا، سیدھا اندر چلا گیا تھا۔ قارب خان ان کی چالاکی پر مسکرایا تھا۔ یقیناً یہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے۔ سبھی لوگ اپنے معمول کے مطابق کام کر رہے تھے۔ ٹرکوں کے آنے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ فائق جہاں ہو وہیں رک جاؤ، اور بہت دھیمی آواز میں بولا تھا۔ کیوں؟ وہ دوسری طرف حیران ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ معصوم ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ مارا جائے، اس کے لیے ہمیں رات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اسے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف جس نے قارب کی آواز سنی وہ وہیں رک گیا تھا۔ سب اس کی بات سے متفق تھے۔ فائق دوسری طرف ایک بہت بڑا سا بازار ہے، تو وہاں جاؤ، یقیناً اس جہنم کے کئی اور راستے ہوں گے۔ اس کی آواز ابھری اور دوسری طرف فائق جلدی سے اس بات میں سر ہلاتا واپس مڑ گیا تھا۔ شام اپنے پنکھ پھیلا رہی تھی۔ زرار خان لاؤنج میں داخل ہوا۔ مفرہ اور صنم کے کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ زرار خان نے گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے جیسے ہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا فوراً رک گیا۔ زر مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پیاری ہوں اور بنا کپڑوں کے تو اور بھی پیاری لگوں گی۔ صنم خان جلدی جلدی جو منہ میں آیا بول گئی۔ مفرہ کی ہنسی چھوٹ گئی جبکہ زرار خان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کا سر پوری طرح سے گھوم گیا، چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اللہ، ایک تو سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، ہمیں پیاری پیاری بول کر نا بے وقوف بناتے ہیں اور پھر پوری رات ہماری جان ہلکان کرتے ہیں۔ مفرہ خان نے قارب کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ زرار خان کا چہرہ جیسے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کیسی بے باک باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مفرہ کچھ اور کہتی وہ سرخ چہرہ لیے تیز تیز قدم اٹھاتا کچن میں چلا آیا تھا۔ اس نے 2 پانی کے گلاس بھر کے
کرسی پر بیٹھ گیا اور کچن صاف ستھرا کیا، مطلب آج کھانا نہیں بنا تھا۔ اسے سنم پر شدید غصہ آ رہا تھا جو اس کے ساتھ زرار سے بھی بات پر سرخ پڑتی اٹھ کر بھاگ جاتی تھی اور اب فتنہ کے ساتھ کیسے گلا پھاڑ پھاڑ کر کہکے لگا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا تھا، دونوں کے چھت پھاڑ کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پا کر اٹھا اور کچن سے باہر نکل کر کمرے کی جانب آیا تھا۔ مفرہ کچھ کہہ رہی تھی جسے نہ سننے کے لیے اس نے زور سے دستک دی تھی۔ دونوں نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ زرار خان اندر داخل ہوا اور خون خوار نگاہوں سے دونوں کی جانب دیکھا تھا۔